हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? देखिए मार्केट में जब हम कोई शेयर खरीदने जाते हैं, हमें किसी शेयर में इन्वेस्ट करना होता है, तो जैसे हम क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं? या तो हमें कोई बताता है कि बहुत अच्छी किसी कंपनी के बारे में कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए। हम वैसे इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो और बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, जैसे टाटा में करेंगे, बिरला में करेंगे, मोदी में करेंगे, अंबानी या अदानी में करेंगे इन्वेस्ट। ये एक तरीका होता है। चलिए मैंने मान लिया आपको ये पता है कि हम गोदरेज या किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बड़े-बड़े बजाज एंड ऑल सब बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, सब हैं। बैंक्स में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई। बट हम कब इन्वेस्ट करेंगे? क्या देख के इन्वेस्ट करेंगे? ये कैसे पता करें? देखिए लॉन्ग टर्म में तो नो डाउट ये सारे ब्लू चिप्स होते हैं और ये बहुत अच्छी स्टोरी हैं। पर क्या आप या तो आप मंथली में रेगुलर पैसा डालिए थोड़ा-थोड़ा और एक-एक शेयर खरीद के रखते रहिए और भूलते रहिए, तो आप इन्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट है आपके पास और आप उस पैसे को रोटेट भी करना चाहते हो कि प्रॉफ़िट कमाया, चाहे लॉन्ग टर्म में कमाया साल में 1-2 साल में और फिर उसको पैसे को निकाल के कहीं और दूसरी जगह लगाया, फिर उस पैसे को फर्दर ग्रो कराया, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो प्रॉफ़िट आएगा वो कंपाउंडिंग से आएगा। आपके पास ₹100 थे, आपने इन्वेस्ट करके 200 बनाए, फिर आपने उसको कहीं और 200 डाल के उसको 250 बनाया, फिर 250 को डाल के आपने 400 बनाया। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह से आप अपने पैसे को ग्रो करते हैं। तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नेचुरली आपको ये तो पता चल गया, या आप तो या तो कंपनी के हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे, या मान लीजिए आपको कोई सेक्टर बता देगा, भाई कोरोना चल रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, ऑक्सीजन में इन्वेस्ट कर लीजिए एंड ऑल। लेकिन अब फार्मा में किस फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किसकी वैल्यूएशन ठीक है, वो महंगी तो नहीं है कंपनी, वो सस्ती है या नहीं है, ये सब कैसे पता करेंगे? देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, महंगी का मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी ₹1000 का शेयर है तो वो सस्ता है और कोई शेयर 10,000 का है तो वो महंगा है। भाई आप ये भी तो देखोगे कि वो ₹1000 का जो शेयर है वो कितनी सेल पर या कितने रुपए की लागत पे ₹1000 का है, और जो 10,000 का शेयर है वो कितनी बड़ी कंपनी है, कितना पैसा लगा के या कितनी सेल बना के वो 10,000 का शेयर है। भाई ये जो रेट होते हैं शेयर के, ये कौन तय करता है, ये कैसे बनते हैं? भाई किसी भी शेयर के रेट आप और हम और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स बनाते हैं अल्टीमेटली। कंपनी ने तो कभी इनिशियल स्टेज पे जो शेयर का फेस वैल्यू होता है, यानी एक शेयर इनिशियली कितने रुपए का था, वो ₹10 का भी हो सकता है, वो ₹5 का भी हो सकता है, वो ₹2 का भी हो सकता है, वो ₹1 का भी होता है, फेस वैल्यू जिसे कहते हैं। उतने रुपए के हिसाब से शेयर अलॉट किए थे और उतने रुपए के हिसाब से शेयर दिए थे, या वो ही पर हेड है। लेकिन आज उस शेयर की क्या कीमत है जो पिछले इतने सालों में बनी, वो कैसे बनती है? कोई भी शेयर हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले कंपनी आती है, कंपनी के बाद उसका शेयर का प्राइस आता है। देखिए शेयर का प्राइस बनाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो पीछे कंपनी का बिजनेस होता है। आप भी समझ रहे हैं इस बात को कि कंपनी करती क्या और कैसा कर रही है, पीछे उसने क्या किया, आज वो क्या कर रही है, उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं वो फ्यूचर में क्या करेगी। उसी बेसिस पे सबको इन्वेस्ट करता है, उसे बेसिकली भाव लगाया जाता है कि मैं इसके ₹2 दूंगा। एक अगला बंदा आता है, वो कहता है मैं इसके ₹2.5 दे दूंगा। तीसरा बंदा आता है, जी मैं ₹2.25 दे दूंगा। कंपनी ख़राब कर रही है तो हम कहते हैं यार ₹2 में ले लो, सामने वाला कहता है ₹2 छोड़ो, मैं 1.5 में भी नहीं लेता। फिर एक बंदा आता है, कहता है यार मैं ₹1 में ले लूँगा, आप ₹1 में दे देते हो सोच के कि जो आ रहा है वो तो आने दो। सिंपल यही है। तो शेयर में भी यही होता है कि शेयर का जो रेट डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट पे। कंपनी कितना कमा रही थी या कमा रही है। प्रॉफिट किस पे डिसाइड होता है? प्रॉफिट डिसाइड होता है सेल पे। कितने का माल कंपनी बेच रही है, माल बेच के कितना पैसा कमा रही है, फिर उसमें से सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी को कितना पैसा बच रहा है, वो उसका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट जो बचा उसके आगे उसमें और टर्म्स आती हैं कि जो सेल कंपनी ने करी थी उतनी सेल पे जो इतना प्रॉफिट कमाया था वो कितनी लागत पे बनाई थी, यानी कंपनी की कैपिटल क्या है, कितना पैसा लगा के कंपनी इतनी सेल कर रही है और इतनी बना रही है। कोई ₹100 लगा के ₹50 की सेल कर सकता है, कोई ₹100 लगा के ₹70 की सेल कर सकता है। तो जो ₹100 लगा के ₹70 की सेल कर रहा है वो अच्छा हुआ ना। लेकिन ₹100 लगा के ₹50 की सेल कर रहा है लेकिन उसमें ₹25 कमा रहा है। दूसरा ₹100 लगा के ₹70 की सेल कर रहा है लेकिन कमा रहा है उसमें ₹10 ही रुपये, यानी उसका मार्जिन कम था। अब कौन अच्छा हुआ?
तो ये इस तरीके के और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे शेयर का प्राइस डिसाइड होता है, और हम और आप जैसे लोग ये डिसाइड करते हैं हमें उसमें फर्दर इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, उसे होल्ड करना है कि बेच देना है, रखना है नहीं रखना है। इस तरीके के बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे रेशियोज़, बहुत सारे फंडामेंटल फाइनेंशियल फंडामेंटल्स होते हैं। उन सबको हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक एटलीस्ट समझना पड़ता है। देखिए, मैं फाइनेंस का बंदा नहीं हूँ और मैं बैलेंस शीट्स एंड ऑल बहुत डीपली नहीं पढ़ सकता, लेकिन चीज़ों को समझता हूँ। तो मैं कितना समझता हूँ और कितना समझा सकता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। हम बिल्कुल ना समझें, किसी की टिप पे इन्वेस्ट करके लॉस करें, उससे अच्छा है हम कुछ समझ रहे हैं और मेजर चीज़ें समझ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंस शीट मैं भी नहीं पढ़ता, मुझसे कोई कहे बैलेंस शीट को देख लो तो शायद मैं उतने परफेक्टली ना देख पाऊँ, लेकिन मेरे को पता है मुझे फिगर्स कहाँ से देखनी है, और वो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में कि आपको फिगर कहाँ से देखनी है, कैसे देखनी है। अब देखिए, फंडामेंटल्स में और भी बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं कि ईपीएस, पीई, दो बेसिक मैंने आपको बताया, नेट प्रॉफिट और सेल्स। अब आप ऐसे समझिए, एक दुकान है, दो भाई मिलके चलाते हैं। अगर वो दिन का 100 रुपये कमाते हैं और दोनों बराबर के पार्टनर हैं, तो शाम को पर हेड क्या आया, 100 रुपये आधे आधे डिवाइड हो गए 50 रुपये, तो वो 50 रुपये उस कंपनी का ईपीएस है। यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जितना भी उसने टोटल पैसा कमाया, उस पैसे में जितने भागीदार हैं, जितने शेयर होल्डर हैं, मान लीजिए कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो 10 रुपये के हिसाब से जितने शेयर होल्डर हैं, हर एक शेयर के खाते में प्रॉफिट का कितना हिस्सा आया, तो उस टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हमें ईपीएस पता चल जाता है कि हिस्से में कितना आ रहा है, तो उसको ईपीएस कहते हैं। इस तरीके के बहुत सारे टर्म्स हैं, पीई है, ईपीएस है, रिटर्न्स हैं, बुक वैल्यू है, रिजर्व्स है, कर्जा कितना है कंपनी पे यानी डेट कितना है, मार्केट कैपिटल क्या है, एंड ऑल। तो मैं देखिए हर टॉपिक को एकदम डीपली तो कवर करूँगा नहीं। अगर आप उन रेशियोज़ को, उन फंडामेंटल्स को डीपली समझना चाहते हैं तो बहुत वीडियोज़ हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं। इन्वेस्टोपीडिया जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इफ़ यू वांट टू गो डीप इनटू इट। बाकी बेसिकली जितनी ज़रूरत है उतना मैं आपको अपने वीडियो में समझाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा और सिखाता रहूँगा। देखिए, जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो तरीका ये होता है, जो मैंने जैसे नाम लिया, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, एयरटेल, जियो। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो भी नाम ले रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, मैं कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने पहले भी कहा, सुनिए, सबकी टिप्स लीजिए, खुद एनालाइज़ कीजिए, समझिए और फिर डिसाइड कीजिए आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, मुझे भी सिखाइएगा। तो जैसे एक दोबारा मैं अपनी बात पे आता हूँ कि जैसे कि आपने ये डिसाइड किया कि आपने टाटा, महिंद्रा, जियो, एयरटेल, अदानी, अंबानी, गोदरेज एंड ऑल, किसी में भी जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना है, तो दो तरीके हैं। भाई, ये काम बहुत अच्छा कर रही है कंपनी, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, हम इस पे इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उसके पैरेलल हम ये भी तो देखेंगे कि अच्छा कर रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पीछे क्या कर रही थी, अभी क्या कर रही है, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे आगे क्या कर सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी कितनी सॉलिड है, उसके पाँव कितने ज़मीन में मजबूती से टिके हुए हैं, ये हम उसकी फाइनेंशियल फिगर्स को देख के चेक करते हैं। इसलिए आप उसको सब्जेक्टिवली भी देखिए कि क्या फ्यूचर है, क्या ग्रोथ है, क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट आएगा, ये कंपनी कैसा काम करेगी उसकी, लेकिन साथ साथ आप उसके फंडामेंटल्स को भी देखिए, पीछे की वर्किंग को भी देखिए। फंडामेंटल्स को देखने के लिए वही बात कि आपको उसका नेट प्रॉफिट देखना है, सेल्स देखनी है, रिजर्व्स देखने हैं, कंपनी कितने पैसा लगा के काम कर रही है, कंपनी ने कर्जा कितना लिया हुआ है, उस कर्जे को वो देने लायक है भी या नहीं है, कर्जा अपनी औकात से बाहर तो नहीं ले रखा है या कम ले रखा है, कंपनी क्या अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के नाम पे अपने शेयर होल्डर से शेयर करती है, अगर करती है तो कहीं इतना ज़्यादा तो नहीं करती कि कंपनी आगे उसके पास पैसा ही नहीं बचता आगे इन्वेस्ट करने के लिए, या अगर वो सारा शेयर कर लेती है तो वो क्यों ऐसा कर रही है, शायद उसकी ऑलरेडी इतना ज़्यादा हाई कैपिटल है कि उसको ज़रूरत नहीं है और पैसे की, या कंपनी कितना पैसा रोक रही है, क्या रहे, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी देखनी समझनी पड़ती हैं, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्या है कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरा एक बहुत मतलब आपके लिए हेल्पफुल चीज़ होगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, कि मैं ये सारे फंडामेंटल्स कहाँ से देखता हूँ, कैसे देखता हूँ, क्यों देखता हूँ। वैसे देखिए, फंडामेंटल्स देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।
आप इंटरनेट पे जाइए तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि moneycontrol.com है और ईटी की साइट है, या इस तरीके के बहुत सारे स्क्रीनर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाके चीज़ें देख सकते हैं, कर सकते हैं। जो बेस्ट है वो है एनएसई इंडिया और बीएसई इंडिया, खुद जो हमारी साइट है जहाँ पे जाके आप उसकी एनुअल रिपोर्ट्स क्या चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। नहीं तो फिर उसके बाद आगे और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ देख सकते हैं। इसी में एक चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं कहाँ से सारी फिगर्स देखता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।